डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने अध्ययन कार्य में संलग्न होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट की चर्चा करने वाला हूं। इस डॉक्यूमेंट की चर्चा प्रारंभ करने से पहले मैं आपको कुछ ऐसे दृश्य स्मरण कराना चाहता हूं जिन्हें आपने अपने जीवन में अवश्य ही देखा होगा। ये दृश्य हैं होटल्स और ढाबों में काम करने वाले बच्चे, रोड साइड कूड़ा बीनने वाले बच्चे, रेलवे स्टेशंस पर भीख मांगने वाले बच्चे। जब भी आपने इन दृश्यों को देखा होगा तो आपके मन में कुछ सवाल अवश्य उठे होंगे। ये सवाल कुछ इस प्रकार से रहे होंगे कि आखिर ये बच्चे कौन हैं? इन बच्चों के माता पिता इन्हें स्कूल्स क्यों नहीं भेजते हैं? स्कूल भेजने में इनके माता पिता के सामने क्या बाधाएं हैं? आदि आदि। जी हाँ, हम इन दृश्यों को आपको इसलिए स्मरण कराना चाहते हैं क्योंकि इनका सरोकार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से है। इस अधिनियम को 1 अप्रैल 2010 को तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू किया गया। मैंने अपने पूर्व के वीडियो में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और इसके संवैधानिक उपबंधों की चर्चा की थी। तो चलिए शुरू करते हैं निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पर चर्चा। इस अधिनियम में कुल 39 सेक्शंस हैं जिन्हें 7 चैप्टर में 7 अध्यायों में समूहीकृत करके प्रस्तुत किया गया है। मैं 1 बाय 1 चैप्टर वाइज आपके साथ इस अधिनियम की चर्चा करूंगा। पहला चैप्टर, जिसे प्रिलिमिनरी नाम दिया गया है, इस चैप्टर में 2 सेक्शंस रखे गए हैं। पहला सेक्शन शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमिटमेंट, यानी इस अधिनियम का संक्षिप्त शीर्षक क्या है, इसे कहाँ तक विस्तारित किया गया है और इसे कब लागू किया जाएगा। तो बता दें कि इसे संक्षेप में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहते हैं। इसे तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू किया गया था और 1 अप्रैल 2010 से इसे संपूर्ण भारत पर लागू किया गया। सेक्शन 2 का संबंध डेफिनीशन से है। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी अधिनियम में आए हुए शब्दों की संदर्भगत परिभाषाएं दी जाती हैं और उन्हीं परिभाषाओं के आधार पर उस अधिनियम को समझा जाता है। इस अधिनियम में भी कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं जिन्हें परिभाषित किया गया है सेक्शन 2 में। मैं जब आगे अन्य चैप्टर्स की चर्चा करूंगा तो वहाँ साथ साथ जो शब्द आएंगे उनको तत्समय परिभाषित कर दूंगा। चैप्टर 2, जिसका कि शीर्षक है राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। इस चैप्टर में सेक्शन 3, 4 एंड 5 को इंक्लूड किया गया है। सेक्शन 3 राइट ऑफ चाइल्ड टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, इसमें ये प्रोविज़न किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक को, जिसमें कि डिसएडवांटेज कैटेगरी और
वीकर सेक्शन के बालक भी सम्मिलित हैं, उन्हें अपने पास पड़ोस के किसी विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने का हक होगा। यहाँ सेक्शन 3 के सब सेक्शन 2 में ये प्रोविज़न किया गया है कि ऐसे बालकों से स्कूल किसी भी प्रकार की फ़ी, चार्जेस या फिर कोई अदर एक्सपेंसेस वसूल नहीं करेगा, जिससे कि वे अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन पूर्ण ना कर सकें या उन्हें पूर्ण करने में बाधा उत्पन्न हो। यहाँ 3 नए शब्द आए हैं। एक आया है डिसएडवांटेज्ड कैटेगरी। डिसएडवांटेज कैटेगरी को इसी एक्ट के सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है। इसमें डिसेबल यानी निःशक्त बालक के साथ साथ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के बच्चे, साथ ही समुचित सरकार द्वारा यदि इसी प्रकार से उनकी सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई या लैंगिक आधार पर कोई समूह निर्धारित किए गए हैं तो उनके बच्चों को भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। यहाँ एक शब्द है निःशक्त यानी डिसेबल्ड। डिसेबल्ड से क्या मायने लगाए जाएं, इसके लिए 2 एक्ट का यहाँ जिक्र किया गया है। पहला एक्ट है पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995। इस एक्ट में डिसेबल पर्सन को जिस तरीके से परिभाषित किया गया है, उसकी परिधि में आने वाले लोगों को ही इस एक्ट में भी डिसेबल माना गया है। इसके साथ ही एक दूसरा एक्ट है जिसे नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ एक्ट 1999। इसमें भी एक विकलांग बालक को जिस तरीके से या डिसेबल बालक को जिस तरीके से परिभाषित किया गया है, उस परिभाषा को साथ ही इसी एक्ट में सीवियर डिसेबिलिटी यानी गंभीर विकलांगता को जिस तरीके से सम्मिलित किया गया है, परिभाषित किया गया है, उसको भी इस एक्ट में स्वीकार किया गया है। इसके साथ ही अगला सेक्शन आता है सेक्शन 4। सेक्शन 4 में इस बात का प्रोविज़न किया गया है कि ऐसे बच्चे जिन्हें कि अभी प्राइमरी स्कूल्स में या एलिमेंट्री एजुकेशन में प्रवेश नहीं प्राप्त हुआ है, या जिन्हें प्रवेश तो प्राप्त हो गया है लेकिन उन्होंने अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन पूर्ण किए बगैर ही विद्यालय को छोड़ दिया है यानी ड्रॉप आउट हो गए हैं, उनके बारे में भी ये प्रावधान किया गया है। यानी ऐसे बच्चे, उनको उनकी उम्र के रेलेवेंट जो उम्र के अनुसार क्लास होगी, उस क्लास में प्रवेश पाने का हक होगा। साथ ही सिर्फ प्रवेश ही नहीं पाएंगे, उन्हें प्रवेश के साथ साथ अपनी कक्षा के अन्य बच्चों के समान पहुंचने के लिए एक विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने का भी हक होगा और वह तय समय में उन बच्चों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसी चैप्टर का अगला सेक्शन है सेक्शन 5। सेक्शन 5 में यह प्रोविज़न है कि यदि किसी स्कूल में एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, अर्थात वो विद्यालय केवल कक्षा 5 तक ही है, तो उस बच्चे को या उस स्कूल में प्रवेशित सभी बच्चों को दूसरे स्कूल में स्थानांतरण का हक होगा। और इस स्थानांतरण के लिए उस स्कूल का हेडमास्टर या जो भी इंचार्ज हेडमास्टर होगा, वो उन बच्चों को उनकी मांग पर उन्हें ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इशू करेगा। यदि वो हेडमास्टर उन्हें ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नहीं इशू करता है तो उसे उसकी सर्विस रूल के अकॉर्डिंग पनिश किया जाएगा, पेनल्टी उसके ऊपर लगाई जा सकती है।
लेकिन यहाँ इस बात का भी जिक्र किया गया है कि सर्टिफिकेट के अभाव में, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के अभाव में किसी भी बच्चे को दूसरी संस्था एडमिशन देने से मना नहीं कर सकती है, अर्थात उसे एडमिशन अवश्य मिलेगा। यहाँ इस बात का जिक्र है कि यदि इस तरह के विद्यालय से कोई बच्चा दूसरे विद्यालय जाना चाहता है तो किस प्रकार के विद्यालय में जा सकता है। इस एक्ट में स्कूल की 4 कैटेगरी बताई गई हैं। पहले वो स्कूल्स जो कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी समुचित सरकार के द्वारा इस्टेब्लिश किए गए हैं और उन्हीं के द्वारा ओन किए जा रहे हैं और उन्हीं के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल। दूसरी कैटेगरी में वो स्कूल्स हैं जो कि इस्टेब्लिश तो किसी दूसरे ट्रस्ट के द्वारा या दूसरी बॉडी के द्वारा किए गए हैं, लेकिन उन्हें गवर्नमेंट से कुछ फाइनेंशियल एड मिलता है, यानी एडेड स्कूल। तीसरी कैटेगरी में स्पेसिफाइड कैटेगरी है। इस कैटेगरी में वो विद्यालय आते हैं जिन्हें कि समुचित सरकार ने स्पेसिफाइड कैटेगरी में रखा है, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, आर्मी स्कूल या इसी प्रकार के अन्य कोई विद्यालय जिसमें कि कोई स्पेशल कैटेगरी या कोई स्पेशल उसमें जो है फीचर है। ये तीसरी कैटेगरी है विद्यालय की। और चौथी कैटेगरी ऐसा विद्यालय जो कि किसी प्राइवेट बॉडी के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, उसी के द्वारा ओन कंट्रोल्ड है और उसे गवर्नमेंट से कोई फाइनेंशियल एड नहीं मिलता, यानी चौथा विद्यालय प्राइवेट स्कूल। अब यहाँ जो स्कूल जिसमें कि प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करने की फैसिलिटी नहीं है, वहाँ का बच्चा ये चाहता है कि वो तीसरी कैटेगरी के विद्यालय में प्रवेश ले ले, कक्षा 6 में वो तीसरी कैटेगरी यानी किसी जो है केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में प्रवेश ले ले, तो ये वहाँ संभव नहीं है। ये साफ साफ लिखा है कि इस प्रकार के बच्चे को केवल कैटेगरी फर्स्ट यानी कि गवर्नमेंट स्कूल या कैटेगरी सेकंड एडेड स्कूल में ही ट्रांसफ़र लेने का या ट्रांसफ़र वहाँ करवाने का हक होगा। कैटेगरी 2 और कैटेगरी 1, कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4 के विद्यालयों में वो नहीं प्रवेश पा सकता है। चैप्टर 3 जिसका कि शीर्षक है ड्यूटीज़ ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी। इस चैप्टर में चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले यह आवश्यक है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी समुचित सरकार और लोकल अथॉरिटी यानी कि स्थानीय प्राधिकारी, इन दोनों शब्दों के अर्थ को समझ लिया जाए। इस एक्ट के भाग 1 के सेक्शन 2 में इन दोनों शब्दों को परिभाषित किया गया है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को 3 तरीके से परिभाषित किया गया है। पहला, ऐसे यूनियन टेरिटरीज़ जहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है उनके संदर्भ में सेंट्रल गवर्नमेंट ही एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। दूसरा, ऐसे यूनियन टेरिटरीज़ जहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके संदर्भ में वहाँ की गवर्नमेंट ही एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। तीसरा, स्टेट के विद्यालयों के संदर्भ में स्टेट गवर्नमेंट ही एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। लोकल अथॉरिटी, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, पंचायत या फिर अन्य किसी नाम से यदि इन्हें संबोधित किया जाता है तो वो ही लोकल अथॉरिटी माने जाएंगे। तो चलिए इन दोनों शब्दों के अर्थ को समझने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में सेक्शन 6 से लेकर के सेक्शन 11 को रखा गया है। सेक्शन 6 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी की जिम्मेदारी होगी कि अपनी ज्यूरिसडिक्शन यानी उनका जो कार्यक्षेत्र है उसके अंदर यदि तय की गई सीमा के अंदर कोई एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करने की संस्था यानी विद्यालय नहीं है तो वह इस एक्ट के लागू होने के 3 वर्ष के अंदर वो संस्था स्थापित करेंगे, यानी विद्यालय स्थापित करेंगे। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ ये तय किया गया है कि प्रत्येक 1 किलोमीटर की परिधि में एक प्राइमरी स्कूल और प्रत्येक 3 किलोमीटर की परिधि के अंदर एक अपर प्राइमरी स्कूल
बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से स्कूल मुहैया कराने की जिम्मेदारी लोकल अथॉरिटी और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की तय की गई है। अगला सेक्शन 7। सेक्शन 7 में ये कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स इन दोनों की साझा जिम्मेदारी होगी इस एक्ट को लागू कराना, और इस एक्ट को लागू करने में जो भी वित्तीय और अन्य जिम्मेदारियां आएंगी उन्हें निर्वहन करना है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट पे नहीं डाल सकती और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल पे निर्भर नहीं रह सकती, दोनों को अपने दायित्वों का निर्वहन करना पड़ेगा। इसमें यह कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस एक्ट को लागू करने में जो भी धन की ज़रूरत पड़ेगी उसका एक एस्टीमेट तैयार करेगी, और वह स्टेट्स को जो भी तय किया जाए प्रतिशत, उस प्रतिशत तक ग्रांट इन एड उपलब्ध कराएगी। साथ ही यह जिम्मेदारी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की कि वह अगर उसे लगता है किसी राज्य के संदर्भ में कि उसे अतिरिक्त धन या अतिरिक्त संसाधनों की ज़रूरत है इस एक्ट को लागू करने के लिए, तो वह महामहिम राष्ट्रपति महोदय से यह निवेदन कर सकती है कि वे वित्त आयोग को अनुच्छेद 280 के तहत उस राज्य के अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता का परीक्षण करें और उसी के अनुरूप उन्हें अतिरिक्त सहायता प्रदान करें। तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। इसके साथ ही 3 महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां और सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई हैं। वे ये इस प्रकार से हैं। पहला कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी एकेडमिक अथॉरिटी की मदद से एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार करेगी। यानी कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाना है, सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें रखी जाएं और उनकी उम्र के अनुसार कैसी चीज़ें आवश्यक हैं, इस बात का एक दस्तावेज तैयार करेगी। साथ ही शिक्षकों की इस नई जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए कैसे तैयार किया जाए, यानी कि उनके प्रशिक्षण के मानक तय करेगी। और तीसरा, यदि किसी स्टेट को इस अधिनियम को लागू करने के लिए इनोवेशन, रिसर्च, प्लानिंग के लिए किसी तकनीकी मदद की ज़रूरत है तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट मुहैया कराएगी। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 8, इसमें एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की क्या ड्यूटीज़ होंगी, क्या दायित्व होंगे, उनकी चर्चा की गई है। तो पहला तो यह कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट समुचित सरकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मुहैया कराने के लिए ज़रूरी इंतज़ाम करेगी, और यह प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होगी। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। 2 शब्द हैं, निःशुल्क और अनिवार्य। निःशुल्क का जिक्र हम पहले कर चुके हैं। यहाँ अनिवार्य शब्द को समझना बहुत आवश्यक है। अनिवार्य से तात्पर्य है कि समुचित सरकार निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएगी, पहला। दूसरा, उन बच्चों का जो कि शिक्षा से वंचित हैं उनका अनिवार्य प्रवेश, अनिवार्य उपस्थिति और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करें, यह भी सुनिश्चित करना समुचित सरकार की जिम्मेदारी होगी। यानी पहला प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, दूसरा अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करना, इससे मिलकर बनता है अनिवार्य। यही अनिवार्य है। इसके साथ ही इसी एक्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि ऐसे अभिभावक जिन्होंने स्वेच्छा से अपने पाल्यों का प्रवेश किसी ऐसे विद्यालय में कराया है जो कि समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार की वित्तीय मदद आंशिक या पूर्ण नहीं लेते हैं, अर्थात किसी प्राइवेट विद्यालय में कराया है, तो वैसे अभिभावक या माता पिता अपने बच्चे पर आए खर्च के लिए इस एक्ट के तहत प्रतिपूर्ति के लिए दावा नहीं कर पाएंगे। यानी उनका कोई हक नहीं रहेगा कि वो प्रतिपूर्ति के लिए दावा करें। साथ ही
समुचित सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वो तय की गई जो सीमा है, तय की गई जो परिधि है, उसके अंदर प्राथमिक शिक्षा के लिए विद्यालय स्थापित करेगी। उन विद्यालयों में ज़रूरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि स्कूल बिल्डिंग है, शिक्षकों की उपलब्धता है, साथ ही जो टीचिंग के लिए ज़रूरी इक्विपमेंट्स हैं वो उपलब्ध कराएगी। साथ ही ये देखेगी कि उन विद्यालयों में जो सुनिश्चित किया गया पाठ्यक्रम है वो तय की गई समय सीमा के अंतर पूर्ण किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है कि नहीं मिल रही है। साथ ही दो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिनमें पहली कि जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं या ड्रॉप आउट बच्चे हैं, उन बच्चों का उनकी उम्र के अनुसार क्लास में जब प्रवेश हो जाता है तो उन्हें उस क्लास में किसी भी प्रकार से भेदभाव का सामना न करना पड़े, जिससे कि वो अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण किए ही विद्यालय को छोड़ दें। यानी यह सुनिश्चित करना भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी है। साथ ही ये जो ड्रॉप आउट और आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं, जिन्हें उनकी उम्र के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिलाया गया है, उन्हें उनकी कक्षा के अन्य बच्चों के समकक्ष लाने के लिए एक विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता की चर्चा की गई थी। वह विशेष प्रशिक्षण भी समुचित सरकार दिलाना सुनिश्चित करेगी। तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं जो समुचित सरकार के लिए तय की गई हैं। इसके साथ ही अगला सेक्शन आता है सेक्शन 9। इस सेक्शन 9 में जो लोकल अथॉरिटी है उसकी जिम्मेदारियों को निश्चित किया गया है। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जो समुचित सरकार यानी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की जिम्मेदारियाँ हैं वो सभी जिम्मेदारियाँ लोकल अथॉरिटी की भी हैं। साथ ही लोकल अथॉरिटी को कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियाँ दी गई हैं, जैसे कि पहला कि लोकल अथॉरिटी अपनी जुरिस्डिक्शन यानी इसकी जो परिधि है, कार्यक्षेत्र है उसके अंदर जो विद्यालय हैं उनमें प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने की जो है निगरानी करेगी। साथ ही यह देखेगी कि जो विद्यालय हैं उन विद्यालयों में जो एकेडमिक कैलेंडर डेवलप किया गया है उस एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक शिक्षण कार्य हो रहा है कि नहीं। साथ ही ऐसे माइग्रेंट फैमिलीज़ यानी कुछ ऐसे फैमिलीज़ जो अपने पैसे की या अपने काम धंधे की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान तक उन्हें भ्रमण करना पड़ता है, तो उनके बच्चों का प्रवेश भी सुनिश्चित कराना लोकल अथॉरिटी की जिम्मेदारी होगी। और लोकल अथॉरिटी अपने परिक्षेत्र में रहने वाले सभी बच्चों 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों का आंकड़ा तैयार करेगी। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि लोकल अथॉरिटी और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारियां थीं। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 10। इसमें अभिभावकों से यह अपेक्षा की गई है, यह उनका कर्तव्य है कि वो अपने पाल्यों का जो कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के हैं उन्हें पास पड़ोस के किसी विद्यालय में प्रवेश कराए, जिससे कि वो अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर सके। सेक्शन 11 में ये कहा गया है कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी उसकी ये जिम्मेदारी होगी, साथ ही ये जिम्मेदारी होगी कि वो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और 3 वर्ष से अधिक उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोवाइड कराएगी। यानी कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने से पहले बच्चे की तैयारी सुनिश्चित करना भी ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी समुचित सरकार की ही जिम्मेदारी है। तो इस प्रकार से देखा हम लोगों ने कि चैप्टर 3 में बड़ी खूबसूरती के साथ समुचित सरकार, लोकल अथॉरिटी, अभिभावकों की जिम्मेदारी तय की गई और उसी के अनुरूप